नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, यूपीपीएससी ने यहाँ पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है जिसका नाम है कंप्यूटर असिस्टेंट। उसका ये पेपर 22 अगस्त को हुआ है, 22-23 अगस्त को हुआ है, तो उसी का ये पेपर है। और देखो, कोई भी पेपर जब आपको मिला करे, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, मान लीजिए आरओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई कर रहे हैं, तो जब आपको कोई पेपर मिला करे तो ये सोच के मत उसे छोड़ दिया करो कि अरे इससे तो हमने दिया नहीं है, हमें क्या मतलब है। आप उस पेपर को सॉल्व किया करो, क्योंकि कुछ चीज़ें तो कॉमन है जो आपके एग्ज़ाम में आनी है। एग्जाम्पल की जैसे हिंदी हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये तो कॉमन है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओगे आपको मिलने ही वाले हैं। तो जहाँ से भी आपको ये मिले आप इन्हें सॉल्व कर लिया करो, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो सके। और जीएस और हिंदी में तो बहुत बार ऐसा होता है, जीएस में तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपकी समझ विकसित हो सके कि आखिरकार आयोग अभी कैसे सवाल पूछ रहा है। तो इस वजह से भी इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है सेट नंबर ए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हिंदी है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है ये पूछ रहा है। तो इसमें जो अशुद्ध है, मतलब कौन सा शुद्ध है ये पूछ रहा है, सॉरी। तो इसमें जो शुद्ध है वो है विद्यार्थियों, आप देख सकते हो उसका सही जवाब है डी। ठीक है, प्रकोष्ठ जो है वो सही तरीके से लिखा हुआ है, बाकी ये सारे के सारे शब्द जो है गलत तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे हम देखें। इसमें से पूछ रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें जो वाक्य अशुद्ध है विद्यार्थियों वो है ए नंबर, कृपया आप मुझ पर अनुग्रह करें। ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करवा रहा हूँ इसको। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले इन शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय बिल्कुल सही है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, ये भी ठीक है। और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, ये भी ठीक है। यहाँ जो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों वो है बी ऑप्शन। यात्रा के दौरान जो खाने की सामग्री जो साथ लेके जाते हैं उसे पथ्य नहीं कहते हैं, उसे पाथेय कहते हैं, ध्यान रखना। उसे कहा जाता है पाथेय। ठीक है, यहाँ पर पथ्य लिखा है तो ये गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। विराम चिन्हों का यहाँ पर यूज़ करके शुद्ध वाक्य आपको जो है चुनना है। तो इसका जो सही जवाब होगा विद्यार्थियों वो होगा ऑप्शन बी। मधुर ने सुरेश से कहा तुम मेरे साथ चलोगे ना। अब यहाँ पर एक तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है, जैसे हम किसी पूछते हैं कि आप मेरे साथ चलेंगे ना, तो पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब होगा विद्यार्थियों वो होगा सी, 5 का सी। मैंने यह पुस्तक 500 रुपये में खरीदी है, ये इसका सही होगा। ठीक है, पहला बिल्कुल गलत है। आनंद का आभास बिल्कुल गलत है। आप मुझे अपना छोटा सा भाई समझो, ये भी गलत है। तालाब के अंदर छोटी सी मंदिर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 6 इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब आएगा वो आएगा खेद, ऑप्शन बी, 6 का बी नंबर खेद। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। शुद्ध भाषा लेखन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा गलत वाक्य है यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छंद के चौथे भाग को चरण कहते हैं, ये एक्चुअल में गलत है। ये चौथे भाग नहीं होगा, यहाँ पर होगा छंद के चौथाई को चरण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है ए, परिपत्र। देखिए परिपत्र पासपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तरफ हिंदी के शब्द हैं जो कार्यालय में इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे आरओ का जो एग्ज़ाम होता है, आरओ का, उसमें इस तरीके के सवाल आते हैं। जो कार्यालय शब्दावली होती है उसको हिंदी में या अंग्रेजी में बदलने के लिए पेपर में आता है। तो वही है यहाँ पर। तो देखिए पंजीयन ठीक है, इसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। सुसंगत, रेलिवेंट, ये भी ठीक है। पावती, रिसिप्ट, ये भी ठीक है। जो देखिए पारिपत्र है यहाँ पर, इसका मतलब पासपोर्ट नहीं होता है। पारिपत्र मतलब होता है सर्कुलर। ठीक है, जैसे सरकार कोई बड़े पैमाने पर सूचना जारी करती है तो उसे सर्कुलर कहते हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो होगा सर्कुलर होगा, पासपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को जब संबोधित करते हैं तो वहाँ पर जो है क्या होता है, उसको जब वो संबोधित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ये संविधान में भी आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन भाषण, उपदेश, परामर्श या अभिभाषण। तो राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र में सदैव अभिभाषण देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्टिविटी को सबको पता है, एक्टिविटी को क्रियाकलाप कहेंगे हम लोग यहाँ पर। चांसलर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में वैसे भी पूछा जा सकता है आपसे। चांसलर तो आपने सुना होगा कुलपति और कुलाधिपति, ठीक है। तो देखो चांसलर को कहा जाता है कुलाधिपति, ध्यान रखना हमेशा। चांसलर को कहते हैं कुलाधिपति, और कुलाधिपति जो होता है राज्य में, अगर हम देखें तो राज्य के जितनी भी विश्वविद्यालय होते हैं जो राज्य द्वारा संचालित होते हैं, उनका कुलाधिपति होता है राज्यपाल, और केंद्र के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है राष्ट्रपति, ठीक है। और यूनिवर्सिटी को चलाने वाला जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उससे कहते हैं हम वाइस चांसलर यानी कुलपति, ठीक है। तो ध्यान रखना कुलपति और कुलाधिपति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चांसलर का मतलब है कुलाधिपति और कुलपति का मतलब होता है वाइस चांसलर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसमें अशुद्ध पूछ रहा है। ऊपर वाले तीनों ठीक हैं, डी ये गलत है। प्रेषण ड्राफ्ट नहीं होता, प्रेषण मतलब किसी को कुछ भेजना होता है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13, रिकमेंडेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? बहुत ही आसान है, सब लोग कर लेंगे, संतुति, ठीक है। 13 का ए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर के डिलीट शब्द का शुद्ध हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? ये पेपर में पूछा है, तो इसका होगा विलोपन, डी। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका होगा विपुला, ठीक है, 15 का बी। कर शब्द का कौन सा गलत अर्थ है यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो कर का देखिए हाथ भी होता है, किरण भी होता है, सूंड भी होता है, खजाना नहीं होता, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा ए। 17 देखें, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम तद्भव आपने पढ़े होंगे, जो विशुद्ध संस्कृत से शब्द आ जाते हैं एज इट इज उन्हें कहते हैं तत्सम, और जो हिंदी में चेंज हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव। तो यहाँ पर पूछ रहा है तत्सम नहीं है, सूरज हो जाएगा इसका, क्योंकि सूरज जो है तद्भव है, इसका तत्सम सूर्य होता है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये तो भैया देखो ऐसा है, कई बार एग्जाम में करोड़ों बार आ चुका है ये सवाल, करोड़ों बार, हिंदी में करोड़ों बार, तो इससे तो आप रट्टा मार लो, कवियत्री होता है, ठीक है। आगे देखें 19 का, ईर्ष्या करने वालों क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु, लेकिन वर्तनी का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसकी सही वर्तनी क्या होगी। खेद का अर्थ क्या होता है? खेद का अर्थ होता है किसी गलती पर दुख प्रकट करना, 20 का सी। आगे यहाँ पर देखिए ये गद्यांश है और इसको पढ़ करके सही जवाब देना था, तो इसको पढ़ने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखें, यहाँ पे ये गद्यांश को पढ़कर जो आपके आंसर निकल के आएंगे उसका है। तो विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए उत्पन्न प्रेम कैसा समझा जाता है? निंदित तथा दूषित, 21 का बी। निर्वाज्य प्रेम विघ्न बाधाओं को देखकर किस तरह का भाव व्यक्त करता है? ये मुस्कुरा देता है। आप जब पढ़ोगे इस पूरे को तो आपको समझ में आ जाएगा, इसी में है। मेघदूत का प्रेमी कैसा प्रेमी है? निर्वाज्य प्रेमी है। निर्वाज्य प्रेमी के अंततः में किसके लिए स्थान नहीं होता है? मतलब किसके लिए स्थान नहीं होता? दुख के लिए कोई स्थान नहीं होता। दुख के लिए क्यों स्थान होगा? खुश रहता है हमेशा। जब आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। निर्वाज्य प्रेमी का हृदय कैसा होता है? इसका हृदय बहुत ही उदार होता है। ये सारी जानकारी इसमें है, ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी इसमें है। आप इसको पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है ये, ठीक है। आगे देखें, आगे यहाँ पर ये कुछ रीजनिंग के सवाल है जिनके डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली इनके आंसर आपको बताऊंगा। 26 का आंसर है बी, ठीक है, 4.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, ध्यान रखना। 27वां देखें, आयु से संबंधित है ये, और 27 का सही जवाब है विद्यार्थियों डी। 28 का देखें, 28वां जो सवाल है ये है डायरेक्शन से, दिशा दूरी से, और इसका सही जवाब है ए, 50 मीटर। 29वां देखें, ये रीजनिंग का है, सांकेतिक भाषा में 3 गुणा 4 बराबर 11, 4 गुणा 5 बराबर 39, 5 गुणा 6 बराबर 89, तो 6 गुणा 7 बराबर क्या होगा? इसको सॉल्व करने के बाद जो निकल करके आएगा वो आएगा 167। आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, ब्लड रिलेशन से संबंधित है। तो इसका जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा देखिए डाउट होगा यहाँ पर, क्योंकि सॉल्व करने के बाद हमें इसके लिंक का पता नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब जो होना चाहिए
वो डी होना चाहिए। हालांकि यहाँ पौत्री भी हो सकता है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पौत्र या पौत्री दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन पौत्री ऑप्शन में नहीं है तो पौत्र हो जाएगा। 30 का डी। 31वां देखें, एक संख्या 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है, 6 से अधिक है लेकिन 10 से कम है, तो वह कौन सी होगी? बेहद ही आसान, 7 हो जाएगी। ठीक है, 7 से अधिक है, मतलब 6 से अधिक है और 7 से कम 8 से कम है तो 7 ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 32वां। चलिए 32 को सॉल्व करने के बाद जो सही जवाब आएगा वो आएगा 14वां। आगे देखें 33वां। देखिए ये कैलेंडर से है। यदि वर्ष 2020 के पहले मार्च को रविवार है तो 1 अप्रैल को क्या होगा? तो सॉल्व करने के बाद इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा सी, बुधवार। 34 देखें, बल न्यूटन से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए बल का मात्रक है न्यूटन, ठीक है, तो धारा का मात्रक है एम्पियर। 34 का डी। आसान सवाल था, हो जाएगा आसानी से। उसके अलावा अगला भी रीजनिंग का सवाल है, सॉल्व करने पर ही आएगा 4। आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगला है, इसमें फिगर काउंटिंग है, तो जब आप इन्हें गिनोगे इसमें कितने त्रिभुज हैं तो ये निकल के आएंगे तकरीबन 10। आगे देखें 37, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे मतलब आगे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है, तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 191। अब आ गया जीएस, देखते हैं यहाँ पर। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था, कहाँ पर? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो सबको पता होना चाहिए। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। इसमें वो क्या करते थे? अपनी सारी की सारी संपत्ति को दान कर दिया करते थे, अपने बदन पर कपड़े भी नहीं छोड़ते थे। ठीक है, महान दानी थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के मुख्य संगठनकर्ता कौन से थे? तो देखिए अगर आपने मॉडर्न इंडिया का हमारा जो पूरा प्लेलिस्ट है वो देखा होगा तो ये सारे के सारे सवाल आप बड़ी आसानी से कर पाओगे मॉडर्न इंडिया के। नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप देख लीजिए। 1857 की क्रांति को विशेष रूप से वहाँ पे समझाया गया है, तो मॉडर्न इंडिया का लिंक ऊपर है, उसमें क्लिक करके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बिहार में जो विद्रोह किया था ये किया था कुंवर सिंह और अमर सिंह ने, ये बाप बेटे थे। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका जवाब। दांडी मार्च कब से शुरू हुआ था? ये भी मॉडर्न इंडिया का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत कायदे से हमने इसे पढ़ा है। ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक है, और 6 अप्रैल को ये खत्म हो गया था। चलिए आगे देखें 41 नंबर। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, मेहरुन्निसा से विवाह करने के बाद जो है जहांगीर ने इनको उपाधि दी नूरजहां की। पहले उपाधि दी नूर महल की, उसके बाद दी नूरजहां की। ठीक है, और ये विधवा थी, और जो नौरोज का उत्सव होता था उस दौरान इनको देखा जहांगीर ने, उनसे प्रेम कर बैठा। चलिए आगे देखें। वृहद हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो ये तो मैंने कल ही लेक्चर लिया था वृहद हिमालय वाला, उसी से डायरेक्टली सवाल है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा वृहद हिमालय का, वहाँ से आप देख सकते हो। पहला ही सबसे पहली लाइन यही बताई मैंने उसमें। तो वृहद हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री। बहुत ही आसान सवाल। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है पूछ रहा है, तो देखिए बेतवा चंबल ये सब नहीं है, सोन इसका सही उदाहरण है, जो कि दक्षिण के पठारी भाग से बह करके आकर के जो है मिल जाती है पटना के निकट गंगा से। ठीक है, चलिए आगे देखें। केरल तट को किस नाम से जानते हैं? तो ज्योग्राफी में जब हमने भारत में जो तटीय प्रदेश थे उनको पढ़ा था तो उसमें ये सब मैंने आपको बताया था। तो केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। बहुत आसान। पंचभद्रा झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, और यहाँ से नमक निकाला जाता है बड़े पैमाने पर, ध्यान रखिएगा। कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो देखो वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट ये तीनों हैं, बुखारेस्ट नहीं है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए बुखारेस्ट किस कंट्री में है। कौन सा जलडमरू मध्य है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो ये है बेरिंग जल संधि। आपको याद होगा जब मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बताई थी तो उस समय में मैंने जल संधि का जिक्र किया था, बेरिंग, जिसके एक तरफ था अलास्का, दूसरी तरफ था रशिया, बीच में से ये बेरिंग जल संधि पड़ रही थी। जल संधि होती है एक ऐसा सकरा समुद्र जो भूमि के 2 स्थलों को अलग करता है। चलिए, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने 2019 में नोबेल प्राइज जीता। सबको पता है इसका जवाब, तो अभिजीत बनर्जी हैं ये, इनको और इनकी पत्नी दोनों को मिला था। ठीक है, आगे देखें। चलिए, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सम्मिलित करता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पर ये पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल होता है और इनमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं होता, ये पूछ रहा है। तो देखो लंबी आयु, शैक्षणिक उपलब्धियां, जीवन यापन का दर और पूंजी निर्माण की दर। ये सवाल थोड़ा सा देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है। तो मेरे हिसाब से ऊपर वाले तीनों को तो करता ही है, पूंजी निर्माण की दर को ये इसमें शामिल नहीं करता है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, हालांकि भाषा बड़ा कन्फ्यूजिंग है, कौन सम्मिलित नहीं है और फिर सूचकांक सम्मिलित करता है, तो ये थोड़ा देखने वाली चीज़ है। आयोग इस प्रकार की हरकतें करता रहता है। निम्न में से किस मसाले को मसालों का राजा कहा जाता है, तो ये तो बहुत ही आसान है, काली मिर्च। काली मिर्ची वो ऐसा मसाला था जिसको लेने के लिए यूरोपियन इंडिया तक चले आए, तो ये मसालों का राजा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति, तो देखो काला नमक से ये आप ये मत समझने लगना जो हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं सेंधा नमक या जो घरों में खाया जाता है काला नमक, ये प्रजाति है, ठीक है, किसकी, धान की, ध्यान रखना, धान की एक किस्म है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर देते हैं, तो 60 दिन तक, ठीक है। 60 दिन तक लगातार अगर आप बिना किसी पूर्व सूचना के संसद से अनुपस्थित रहोगे तो अध्यक्ष महोदय आपकी सदस्यता खत्म कर देंगे, चाहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, 8वीं अनुसूची में जो 92वां संशोधन था, इसके द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई, ठीक है। तो देखो 92 में जो संशोधन हुआ था इसमें संथाली, डोंगरी और बोडो ये तीनों जोड़ी गई थी, कोंकणी नहीं जोड़ी गई थी। तो 53 का बी। साइलेंट वैली किस राज्य में, बहुत ही आसान सवाल, केरल में है, सबको पता है। चलिए, भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है कहाँ पर, तो ये भी मैंने हिमालय वाले चैप्टर में ही आपको बताया था, करेबा निश्चित जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहीं पर मैंने बताया था, कश्मीर है ये। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो बहुत ही आसान सवाल, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे देखें। राडार प्रणाली किसमें पाई जाती है, चूहे में, बिल्ली में, शशक या चमगादड़। तो भैया चमगादड़ में होती है राडार प्रणाली, तभी तो जो है दीवार से टकराने से बच जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, वो पराश्रव्य तरंगें छोड़ता है। कौन सी हरित गैस नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्रेयान, मेथेन, ब्यूटेन। तो इसका जवाब जो है ब्यूटेन होना चाहिए जहाँ तक है, ठीक है। हालांकि अगर हम देखें हरित गैस तो कहीं ना कहीं ब्यूटेन भी फिर हरित गैस है, लेकिन ऑप्शन में हमें एक चुनना है तो ब्यूटेन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम लोग ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, ये तो बच्चा जानता है, 10th क्लास की बात है ये तो, डायोप्टर इसमें क्षमता मापते हैं। कौन सा नियम पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है, तो बहुत ही आसान है। देखिए प्रथ्वी या ग्रहों से संबंधित अगर कोई भी नियम आ जाए, ठीक है, ग्रहों संबंधी नियम कोई भी आ जाएगा तो आपका सीधा सा जवाब होगा केपलर। केपलर के ग्रह संबंधी नियम बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 62, तो देखिए दिन के समय में आयनमंडल की ऊंचाई क्या होती है, तो देखो इसका तो जवाब हमें नहीं पता है, क्योंकि वैसे तो आयनमंडल की ऊंचाई बताई जा सकती है सामान्य वाली, लेकिन यहाँ पर जो शब्द जुड़ा हुआ है दिन में, तो इसका जवाब हम नहीं दे सकते, क्योंकि देखो आयोग की ये विशेषता रहती है कि 2-4 सवाल ऐसे जरूर रखता है जिनके आंसर जो है आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ढूंढे से भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, किताब में कहीं नहीं मिलेगा, आप चाहे चेक कर लो, मैंने तो चेक कर लिया, आप भी चेक कर लो फिलहाल, ठीक है। सामान्य आयनमंडल की ऊंचाई जो यहाँ पर हो सकती है वो 90 से 120 किलोमीटर तक हो सकती है नॉर्मली, है ना, बट इसका जवाब ये होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। सामान्य आयनमंडल की ऊंचाई तो 90 से 120 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर दिन में पूछ रहा है तो फिर इसमें कुछ अंतर है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आयोग ही जाने, ठीक है। अगर 100 में से एक सवाल नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ कंप्यूटर के सवाल है जिनके डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो है उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इस पेपर को दिया है उन्हीं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी आप देख लीजिए कौन सा फिल्टर कमांड नहीं है, तो 63 को अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, तो देखते हैं यहाँ पर 63 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैट। रियल टाइम शेयरिंग कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है,
तार्किक प्रणाली, भौतिक प्रणाली दोनों का। आगे देखें 65। ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क डिवाइस है या फ्रेमवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये तो सामान्य बात है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है किस पर? तो ये अच्छा सवाल है, ये आपसे नॉर्मली भी पेपर में पूछ सकता है, जहाँ पर कंप्यूटर आता है। जैसे जो आपका दिल्ली में वैकेंसी निकली हुई है उसमें कंप्यूटर आएगा। तो ये मल्टीटास्किंग होता है, एक बार में आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे आप टाइपिंग भी कर सकते हो और उसी के साथ गाने भी सुन सकते हो। ठीक है, मल्टीटास्किंग है कि नहीं है? एक ही समय में आप जो है एक छोटी सी विंडो में मूवी भी चला सकते हो, इसी के साथ आप जो है MS एक्सेल में काम भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो, मल्टीटास्किंग है। यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है? सी शेल। इंटीजर की स्टोरेज रेंज है, बी ऑप्शन सही है इसका। 69 देखिए, 69 का सही जवाब है कंडीशनल। 70 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? ये तो एक सॉफ्टवेयर है। C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती है कंपाइल समय। BCC का मतलब ईमेल में होता है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, पेपर में नॉर्मली भी आपसे पूछ सकता है। ब्लू कार्बन कॉपी इसको बोलते हैं। आगे देखें, इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर इससे पहचाना जाता है। कोई भी कंप्यूटर की पहचान कैसे होती है इंटरनेट पर? उसके IP एड्रेस से। उपभोक्ता द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसे एंटर करना होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कुकीज़ कहाँ स्टोर होती है? कुकीज़ देखिए भेजी जाती हैं जिस साइट का आप उपयोग करते हो उसके द्वारा। ठीक है, जब आप कोई साइट खोलोगे तो उस पर साफ साफ लिख के आएगा एक्सेप्ट, डू यू एक्सेप्ट कुकीज़, तो आप यस करोगे तो वो सेव हो जाती हैं आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो जो उसको यूज़ कर रहा होता है उसी कंप्यूटर में होती हैं, चाहे आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं मोबाइल में भी आ जाती हैं, और चाहे आप PC यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी। तो ये क्लाइंट पर स्टोर हो जाती हैं। क्लाइंट यानी जो उसका यूज़र है, जो उसका यूज़ कर रहा है उसको, उसके सिस्टम में। 76 देखें, कौन सा मालवेयर प्रकार का है? वर्म्स। कौन सा स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है? स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है यानी ये मेरे को देखना पड़ेगा, ये मैं समझ नहीं पाया इस सवाल को, इसका मतलब क्या है। वैसे इसका जो होना चाहिए वो आई थिंक वायरस या वॉर्म में से एक होना चाहिए, लेकिन चलिए देखते हैं। कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश किन किन माध्यमों से हो सकता है? वायरस कैसे कैसे आ सकता है आपके कंप्यूटर में? तो कोई फाइल आपके पास भेजी जाए, कोई फ़ोटो भेजा जाए, उससे भी आ जाएगा, कोई ऑडियो वीडियो फाइल से भी आ जाएगा, आप डाउनलोड ही कर लो फिर तो बहुत ही बढ़िया। तो ये सभी है, ठीक है, इनमें से किसी भी तरीके से आ सकता है। पहला कंप्यूटर वायरस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका नाम है क्रीपर, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 79। आगे देखें, यहाँ पर स्पेलिंग टूल को टूल बार में रखा गया है, तो इसका जवाब है स्टैंडर्ड। पेज नंबर दस्तावेज में कहाँ पर निविष्ट किया जा सकता है? तो अगर आपने कभी चलाया होगा MS वर्ड या पावर पॉइंट, तो वहाँ पर आपको मिलेगा हेडर और फुटर, वहीं पर मिलेगा ये दोनों में। कौन सा कमांड कथन को अंडरलाइन करने के लिए MS वर्ड में यूज़ करते हैं? तो ये तो आपको ऑप्शन से ही हो जाएगा, ये तो इसमें क्या डाउट है, बी। कौन सा ग्राफिकल पैकेज है? तो ग्राफिकल, यहाँ पर आप ग्राफिक्स में काम कर सकते हो। तो अगर आप कभी गए होगे कोई, मतलब किसी प्रिंटिंग प्रेस में गए होगे कोई कार्ड वार्ड छपवाने के लिए या कुछ भी ऐसा है ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वो यूज़ कर रहा होता है कोरल ड्रॉ, वो यही है। MS एक्सेल में फार्मूला एरर आने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? काफ़ी बढ़िया सवाल। तो MS एक्सेल में अगर कोई फार्मूला एरर होता है तो वहाँ पर दिखाई देता है हैशटैग। DFD का पूरा नाम क्या है? DFD, तो DFD का पूरा नाम है डाटा फ्लो डायग्राम। एक एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है, तो इसका जो सही जवाब है वो है वर्कशीट। एक्सेल में जब आप काम करते हो वर्कशीट आती हैं बहुत सारी। कौन सा डाटाबेस का उदाहरण नहीं है? तो डाटाबेस यानी यहाँ पे डाटा स्टोर रखा जाए, तो इसका जो है MS एक्सेल हो जाएगा। आगे देखें,
88। फिर से यहाँ पर रीजनिंग आ गई है। तो सॉल्व करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 88 का जो निकल कर आएगा वो आएगा सी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद विवाद में हमेशा होगा, मतलब विवाद होगा तो क्या होगा, विवाद जब होगा तो विवाद में हमेशा एक दूसरे से असहमति होती है। आपके विचार जब नहीं मिलते हैं किसी से तब विवाद की स्थिति आती है। आगे देखें 90। 6 परीक्षणों का मान 80 है, एक नया परीक्षण जिसका मान 150 है, जोड़ दिया जाए तो 7वें परीक्षण का मान क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो 90 आएगा। 90 का 90। 91 सॉल्व करने के बाद जब आप देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा बहुत ही सरल है। तो एक अंग्रेजी की परीक्षा में 10% छात्र प्रथम श्रेणी में प्राप्त करते हैं यदि पाई चार्ट में इसको दर्शाया जाए। पाई चार्ट मतलब पाई चार्ट जानते हो कि शायद आप लोग, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये पूरा 360 होता है। अब 10% ने जो है यहाँ पर अंग्रेजी में अंक हासिल किए हैं तो टोटल होगा 360। ठीक है, तो 100% जब हम इसको सॉल्व करेंगे 100% बराबर 360, तो 10% बराबर 360/10 कर देंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद बहुत आसान है, आप लोग कर ही लोगे। 92 देखिए, यहाँ पर ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है। ठीक है, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है। तो ये वाले आपको यानी 56 देखना है, सीधी सी बात ये है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इनकी संख्या जो निकल के आएगी वो आएगी 4। देख लेना आप लोग। 93 देखिए, इसमें से फिगर काउंटिंग है ये। तो इसका जो सही जवाब निकल के आएगा जब आप इन्हें फिगर काउंटिंग करोगे तो ये निकल के आएंगे तकरीबन 14। 94 देखिए, यहाँ पे 94 एक परीक्षण में 4% छात्र पास होते हैं और पाई डायग्राम में जब दर्शाएंगे तो क्या होगा। वही है बिल्कुल जो हमने ऊपर किया था, है ना, 10% वाला वही है बिल्कुल वैसे ही। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो निकल के आएगा वो आएगा सी 144। आगे देखें 100। यदि 10 बच्चे 10 पृष्ठ 10 मिनट में लिखते हैं तो 5 बच्चे 5 पृष्ठ कितने में लिखेंगे। तो बहुत सारा लगे तो 10 मिनट इसका जवाब आ जाएगा। आगे देखें 99। इसको सॉल्व करने के बाद जब आंसर निकाला जाएगा तो वो आएगा तकरीबन 128। आप मुझे बताइएगा आपका कितना आया। 98 देखें, इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो निकल के आएगा इसका जवाब सी 7। 97 देखें, लड़कियों की एक पंक्ति में सरता दोनों छोर से 20 भी हैं, पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा ये आपका बी 39। 96 देखिए, विषम आकृति यहाँ पर चुननी है तो डी विषम आकृति हो जाएगी। बहुत ही आसान सा, आप देखकर इसे बता सकते हो। ठीक है, आगे देखें 95। इसमें हमें सॉल्व करना है ये कैसे मूव कर रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा इसका वो आएगा ये वाला बी ऑप्शन। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पेपर जो आज हमने सॉल्व किया यहाँ पर। ठीक है, आपका स्कोर कितना रहा ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। मैंने उम्मीद की है ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को एकदम सही ढंग से सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी इंसान है तो थोड़ी बहुत गलती की संभावना बनी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगले पेपर की तैयारी करते रहिए और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो इससे हिंदी जीएस रीजनिंग के सवालों को तो कम से कम सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप घर पर ही रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।